लॉज ऑफ मोशन। हम सब ने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखा है। कार्स, बॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम रोज ये चीजें देखते हैं, बट क्या हम में से किसी को पता है ये ऑब्जेक्ट किस पावर या एनर्जी से मूव करती हैं और ये ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम के बाद रुक क्यों जाती है? क्या ऐसी कोई जगह पॉसिबल हो सकती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा ही मूव करती रहे, या फिर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है जो हमेशा ही मूव करती रहे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले काम किया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कॉमन थिंकिंग यूज की कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई ब्लॉक आपको मूव करना है तो आप अपने हाथ का यूज करके उसे हिला सकते हो। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जब तक हाथ उसे हिला रहा है तभी तक ऑब्जेक्ट हिल सकती है। या फिर जो एग्जाम्पल बुक में है कि एक तीर आप छोड़ रहे हो तो उसको हवा पीछे जाते हुए उसको धक्का दे रही है, जिसके कारण वो तीर आगे बढ़ता जा रहा है, एंड कुछ समय बाद जब वो हवा धक्का देना बंद कर देगी तो तीर गिर जाता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में कुछ फ्लॉज थे, जैसे फर्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। सेकेंडली, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन और इनर्शिया जैसी चीजें मिसिंग थी, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद गैलीलियो ने स्टडी किया था ऑब्जेक्ट्स को एक इंक्लाइन प्लेन पे। पहले उसने देखा कि ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे की ओर जा रही होती है तो वो एक्सलरेट करती है, मतलब उनकी स्पीड बढ़ती रहती है। और जब ऊपर जा रही होती है किसी प्लेन के तो वो डी एक्सलरेट करती है, मतलब उनकी स्पीड गिरती रहती है। और थर्ड, उसने ऑब्जेक्ट्स को देखा था एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के क्या होता है। उसने अपनी स्टडी से ये कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलती रहेगी और प्लेन फ्रिक्शनलेस होगा तो ना ही ऑब्जेक्ट एक्सलरेट करेगी ना ही रिटार्डेशन करेगी। दूसरी गैलीलियो की स्टडी थी डबल इंक्लाइन प्लेन पे, जिसमें वो बॉल स्टार्ट करता है एक प्लेन के ऊपर से और वो रोल बैक होकर दूसरे प्लेन के ऊपर जाने की कोशिश करती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज कंक्लूड की कि वेदर प्लेन की इंक्लिनेशन तुम कितनी भी रखो दूसरी वाली, वो हमेशा बॉल सेम हाइट पे पहुंचने की कोशिश करती है, कभी भी उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। और अगर एक आइडियल केस सिनेरियो लिया जाए जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉल हमेशा सेम हाइट पे पहुंचती है। इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरे स्लोप की हम इंक्लिनेशन एकदम ज़ीरो रख दें, मतलब हॉरिजॉन्टली रख दें, तो बॉल हमेशा ही चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। न्यूटन ने इन्हीं आइडियाज पे काम किया और उसने आगे अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब एक ऑब्जेक्ट कभी भी या तो चलती रहेगी या रुकी रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसकी स्टेट बदले ना। एक चीज इसमें नोटिस की कि हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड के बाद ही, किसी मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद ही चलना या रुकना शुरू करती है। इस मिनिमम थ्रेशोल्ड या फिर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो हिलना या रुक चलना नहीं चाहती उसको कहा गया इनर्शिया, यानी रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब एक बॉडी अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करती है और जब तक एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की फोर्स उस पर ना लगे तो। अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से निकलेगा तो उसकी कोई एक्सलरेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जैसे ही वो स्पेसशिप से निकलता है, जिस भी चीज़ के कारण स्पेसशिप पे एक्सलरेशन हो रही है, अब वो एस्ट्रोनॉट पे तो लगेगी नहीं और आसपास की फोर्सेस नेग्लिजिबल मानने को कहा है, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट की एक्सलरेशन जीरो होगी। एट द सेम टाइम एस्ट्रोनॉट की जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि स्पेसशिप से वो कम निकला है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि एक स्पेसशिप को हम मान लेते हैं कि वो जीरो की स्पीड से शुरू होती है और हर सेकंड उसकी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सलरेशन होती है, और सिर्फ 1 सेकंड में उसने एस्ट्रोनॉट को बाहर फेंक दिया। तो अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकंड, बट वो कभी बढ़ेगी ना घटेगी। स्पेसशिप की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी क्योंकि उसकी एक्सलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फर्स्ट सेकंड में उसकी 100 मीटर पर सेकंड, सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इनर्शिया को एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लेट टाइप के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्यूब्स रखे हुए हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सबसे नीचे वाली मूव करना शुरू करती है तो ऊपर वाली स्टार्टिंग में रेजिस्ट कर रही है, बट थोड़ी मोशन के बाद वो भी चलना शुरू हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर। नॉर्मली जो लास्ट में चलना शुरू हो रही है वो टॉप की ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जुड़े नहीं हुए हैं, ये लूजली अटैच्ड है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे वाली चलना शुरू होती है उसके बाद उसके ऊपर की चलना शुरू होती है। तो जब तक स्पेस है तब तक तो थोड़ा थोड़ा हिल के क्यूब आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कभी भी कोई भी क्यूब स्पेस से रन आउट कर जाएगा तो पूरा टावर नीचे गिर जाएगा। का सेंटर ऑफ मास थोड़ा पीछे की ओर हो गया है पूरे टावर का और वो नीचे गिरना शुरू हो गया।
सिमिलरली ये चीज़ कार में भी देख सकते हैं, जब कोई बंदा अचानक से ब्रेक मारता है तो जो बॉडी कार के साथ अटैच्ड है वो तो उसके साथ ही रुक जाएगी, बट हमारा मास अलग जगह अलग अलग है, तो इसलिए जो ऊपर का एरिया है वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद रुकना शुरू होगा, तो इसलिए वो अचानक आगे की ओर जाता है। गाड़ी रुक गई है लेकिन हमारी बॉडी ऊपर की मोशन में, तो पहले चेस्ट वाला मिडल एरिया आगे की ओर जाएगा, और उसके बाद हमारा हेड जो और लूजली अटैच्ड है और सबसे अलग है, सबसे अलग मोशन में होगा इस टाइम पे, और वो सबसे आगे की ओर जाएगा। इसलिए सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी होती है ताकि एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे बंदा जिंदा रहे। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम एक तरह की पावर होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है, जिससे वो दूसरी ऑब्जेक्ट पे अपनी फोर्स लगा सकता है, कुछ एक फोर्स डाल सकता है। मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम के लिए साथ साथ देख सकते हैं दो चीज़ें चाहिए, मास और वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास सेम हो और एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो तो उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा किसी भी और चीज़ के ऊपर। सिमिलरली अगर दो चीज़ों की वेलोसिटी सेम हो और मास अलग अलग हो तो उसी पे मोमेंटम डिपेंड करेगा। अब मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी, तो अगर किसी भी चीज़ का टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम कम हो जाएगा। मोमेंटम कम हो जाएगा तो कम फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पे डाल पाएगी। इसलिए हम क्रिकेट में देखते हैं जब भी कोई फील्डर कैच करने वाला होता है बॉल, तो थोड़ी देर हाथ वो बॉल के साथ ही पीछे लेके जाता है ताकि टाइम बढ़ जाए कॉन्टैक्ट का बॉल और हाथों के बीच, जिसके कारण उसको कम हिट हो, कम फोर्स लगे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर होता है, मतलब उसकी डायरेक्शंस भी होती है, तो जब भी हमें मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो मतलब हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज करना पड़े। इसलिए जब भी हम बॉल वगैरह स्ट्रिंग से बांध के हाथ में घुमाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी हर टाइम उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए, यानी उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज करने के लिए। इस सब के बेसिस पे ही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। डायरेक्शन बहुत जरूरी है मोमेंटम के लिए क्योंकि वेलोसिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी।